खबर में यह है कि वक्त संशोधन अधिनियम जेपीसी कल संसद में पेश होते ही हंगामा मच गया। विपक्षी और विपक्ष जो है और सरकार के बीच में तीखी बहस चली, मतभेद है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि असंवैधानिक बताते हुए इसे दोबारा रिपोर्ट भेजने की बात कही गई। वहीं जो विपक्ष है वो कह रहा है कि असहमति से ये सारी रिपोर्टें बनाई गई हैं। इस वक्त हम लखनऊ की जनता में हैं और लखनऊ की जनता से जानते हैं कि किस तरीके से वक्त संशोधन अधिनियम को देखती है और ये सरकार और विपक्ष के बीच में मतभेद चल रहा है उसको कैसे देखती है। देखिए, वक्त संशोधन अधिनियम भारत की पार्लियामेंट में उस पटल पर रखा गया जो इस अधिनियम पर बहस का प्रारूप होना चाहिए। जो अधिनियम, देखिए, बहस अच्छी चीज़ है, बहस लाजमी है। ये भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा का अविभाज्य अंग है, लेकिन बहस सार्थक होनी चाहिए। बहस बिल के हित में जो मास्टर प्लान बना है उस पे होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार हमेशा जो भी बिल लाती है तो जो बिल लाती है वो मुखौटा होता है, लेकिन इसका पछला रास्ता से एक और बिल होती है कि इसने इस पे बहस तो लाया और इनकम टैक्स पर सरकार खेल गई। तो कहने का मेरा मतलब कि जिस चीज पर बहस होनी चाहिए, जिस चीज पर बात होनी चाहिए, जिस बोर्ड की ये बात करते हैं, हम समझते हैं कि इन सबों को इतना गलतफहमी हो गई है। ये हमेशा मरा हुआ मुद्दा को ढूंढ लाते हैं। मस्जिद को कभी ढूंढ लाएंगे, कभी वक्फ बोर्ड को ढूंढ लाएंगे, कभी पाकिस्तान को ढूंढ लाएंगे, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान को ढूंढ लाएंगे, कभी ट्रिपल बिल को ये ढूंढ लाएंगे। इनका यही काम है। ये देश को सार्थक आवश्यकता के बिंदुवार पहलू पर ये सरकार न काम करती है, न ये सरकार प्लानिंग बनाती है, न सरकार देश की भौतिक रचना के बारे में, सामाजिक रचना के बारे में, भौगोलिक रचना के बारे में इसका कोई प्लान नहीं है। केवल इसके पास एक ही प्लान है, एक ही कार्य योजना है। कुंभ में 7,500 करोड़ रुपया उतार करके बंदरबांट प्रदेश का कर देना, मंदिर बनवाना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने असंवैधानिक बताते हुए रिपोर्ट को दोबारा पेश करने की मांग रखी। बिल्कुल, चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे, जब हम लोग यहाँ से समझ रहे हैं कि ये बहस एक इस पे वक्त बोर्ड अधिनियम पर करा करके जो इन्होंने इनकम टैक्स को ब्लैकमेल किया है, बहस उसमें भी साथ ही साथ होना चाहिए। और कहने का मेरा, मैं बार बार आप लोगों से ये कहता हूँ कि जो सरकार है, ये सरकार केवल अपना बचाव तैयार कर रही है। इस बिल में इसको कुछ नहीं मिलने वाला है। अब एकदम सीधा मामला है कि तेरा दिल तो है सनम यासना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, इसको कुछ नहीं पाना है। ये केवल बकवास है, कहीं कुछ नहीं। ये केवल बकवास और कहीं कुछ नहीं है। हाल ही में 44 संशोधनों में से 14 पास किए गए थे और बाकी खारिज कर दिए गए थे। बिल्कुल, अब आप समझिए कि जो संशोधन, जिस अधिनियम में आप संशोधन ला रहे हैं, मान लीजिए 50 बिंदुवार आपने संशोधन लाया, आप 50 में 40 गिर गई, 40 डिस्कशन से बाहर हो गई, आप 10, केवल 10 आपके पास बचा। तो अब इसी से सरकार की पॉलिसी बनाने वाले पर, सरकार का व्यवस्था देने वाले पर, सरकार को मूर्त रूप देने वालों पर सवाल तो खड़ा होता है कि भाई होगा क्या इसमें। तो इनका यही काम है, इनको बस देश मान ले कि इनसे गाय का पूजा करा लो, गंगा जल में स्नान करा लो और पूरे जिंदगी का इनका पाप इसी में धो डालो। बस यही काम है। इसलिए कि जो 10-12 साल में देश के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है, जो संविधान के साथ इन्होंने पाप किया है, जो आवाम के साथ पाप किया है, उसको धोने के लिए एक महाकुंभ 12 साल में कुदरत ने एक निर्धारित कर दिया है। उसमें सारे ये लोग जाकर के अपना पाप धो करके पाप मुक्त हो गए हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। महाकुंभ में पाप धोए जो शरीर नहीं किए,
मन के पाप कौन धुलेगा अगर हम बात करें? मन तो देखिए सबसे बड़ा, ये कहते हैं ना कि सनातन की बात करते हैं, ये हिंदू की बात करते हैं। सनातन कोई आकार नहीं है। सनातन एक हमारी भारत की पुरानी परंपरा है। ये परंपरा अध्यात्म से जुड़ी हुई है। तो जब जो चीज हमारे अध्यात्म में है, जो मुझे संस्कृत में मिला है, जो हमारी परंपरा में को इंगित करती है, प्रतिबिंबित करती है, तो वो सनातन मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, यही सनातन है। अगर इसके बाद इनका सनातन है तो ये पूरा विधा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो बार बार कहता हूं कि जो सनातन पर एनालिसिस किया है, जो सनातन पर रिसर्च किया है, मैं डंके के चोट पर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि आकर जरा सनातन की व्याख्या क्या है, इसकी बुनियाद कहां से है। हालांकि अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री खुद एक संत पुजारी और सनातन जो धर्म है, बहुत ज़्यादा महाकुंभ में लोग आस्था की डुबकी लगातार लगाते आ रहे हैं। संत माया मुक्त होता है, लोभ मुक्त होता है, समाज मुक्त होता है। केवल उसका एक ही धर्म है कि जब कामिल मिल जाते हैं तब बात खुदा से होती है। जब कामिल मिल जाते हैं तब बात खुदा से होती है। संसद में कल जेपीसी का रिपोर्ट पेश की गई, हंगामा हो गया, विपक्ष में भी हंगामा हो रहा है। जो मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने असंवैधानिक बता दिया है इस चीज़ को। भाई, जब जेपीसी की गठन की गई तो उसमें से जब सरकार असहमत थी तो 10 जेपीसी के सदस्यों को हटा दिया। 10 सदस्यों को हटाने के बाद इनकी संख्या ज़्यादा हो गई पक्ष की, तो उन्होंने अपने हिसाब से बना लिया कि नहीं, हम यही बात मानेंगे। ये कहावत है गांव की, सुनेंगे सारे पंच का लेकिन खूंटा गाड़ेंगे बीच रास्ते में। तो ये भारतीय जनता पार्टी है कि खूंटा वो गाड़ेगी, सुनेगी सबकी, लेकिन खूंटा गाड़ेगी बीच रास्ते में, चाहे किसी टांग टूटे और चाहे कोई मर जाए, उसको मतलब नहीं हुआ है। हम अगर बात करें, जेपीसी के बार बार लगातार बैठकें हो रही हैं अलग अलग प्रदेश में, और क्या इसके पीछे कोई रणनीति है सरकारी? क्योंकि इस वजह विपक्ष तो बिल्कुल खिलाफ जा रहा है इसके। अरे पक्ष के लोग भी तो खिलाफ हैं। अच्छा, पक्ष भी खिलाफ है? हाँ, बिल्कुल पक्ष खिलाफ है। जो उसमें अन्य लोगों ने, जेपीसी के मेंबरों ने अपना आपत्ति दर्ज किए है, उस पर बहस क्यों नहीं हो रही? ये तो कह रहे हैं कि आपत्ति ठीक है आपकी लगा, लेकिन हम जो माँ कह रहे हैं वही करेंगे। वही बात है इनके पास में। ये इनको सनातन से नहीं मतलब है। सनातन का मतलब ये समझ लेना चाहिए कि जो सनातन है वो जाति धर्म भाषा में भेद नहीं करता। सनातन कहता है कि सबके हाथों को काम चाहिए योग्यता अनुसार। उसमें पढ़ा लिखा गैर पढ़ा लिखा से कोई मतलब नहीं, जाति धर्म से कोई मतलब होता है। और सनातन सबको पनपने का मौका देता है, सबको अपनी बात कहने का मौका देता है। पहले सनातन की परिभाषा को समझना चाहिए। और रहे जो राजनीतिज्ञ लोग होते हैं, उनको धर्म से कोई मतलब नहीं होता है। धर्म से कोई मतलब, अगर हम वक्फ बोर्ड की भी बात करें तो हाल ही में मुख्यमंत्री ने ये कहा था वक्फ बोर्ड भू माफिया बोर्ड है। लगातार वक्फ बोर्ड पर निशाना साधना, कहीं ना कहीं टिप्पणियां उठना और फिर खारिज कर देना, फिर से बहस होना। वक्फ बोर्ड बनाया किसने है? प्राइवेट तो है नहीं, वो तो गवर्नमेंट का ही है। बोर्ड तो वह बनाया ना। वक्फ का मतलब ट्रस्ट होता है, जिसे अंग्रेजी में ट्रस्ट कहते हैं, हिंदी में न्यास कहते हैं, और आप अरबी फारसी में जाएंगे तो वक्फ बोलेंगे उसको। तो जब ये वक्फ एक प्रकार का फैमिली ट्रस्ट है उनका, अपने यहाँ भी हिंदुओं में बनाने का, फैमिली ट्रस्ट बनाने का प्रावधान है। तो अब ये बात देखनी है, उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार ने, जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, उन्होंने एक बोर्ड बनाया जो सरकार के नियंत्रण में, क्योंकि तमाम फैमिली ऑफ रॉयल्स जो थे वो मर गए। यहाँ से नवाबों के खानदान थे या मुस्लिम शासक जो थे, उनके खानदान जो थे मर गए, वो चले गए। उनकी कुछ प्रजातियाँ हैं जो गुमनाम की ज़िंदगी जी रही हैं। उनके उत्थान के लिए बनाया गया था, उनके फायदे के लिए बनाया गया था। उनके जो वक्फ बोर्ड बनाया गया था सरकार सामाजिक के नियंत्रण में है, वो सरकार के नियंत्रण में। बोर्ड तो सरकार का नियंत्रण है ना कि किसी व्यक्ति का उस पर नियंत्रण है। तो कहाँ दिक्कत हो रही है सरकार को, मुख्यमंत्री जी को या प्रधानमंत्री को कहाँ दिक्कत हो रही है, ये बात बताना चाहिए। रही बात संशोधन की, जो बात करते हैं, तो जितना आपका आज नियम है, पहले तो आप ये चिन्हित करें कि उत्तर प्रदेश में 1,27,00,000 प्रॉपर्टीज़ करीब हैं, जबकि सरकारी कागजों में उत्तर प्रदेश में मात्र 3,000 के आसपास जो है दर्ज हैं। तो बाकी और कहाँ चले गए? 1,01,24,000 संपत्तियाँ कहाँ चली गई? पहले उसको आप ढूंढिए, उसको ढूंढ करके सूचीबद्ध करिए। आप जाइए, पुराने लखनऊ में दुकानें खुली हैं, चौक में आप चले जाइए,
यानी कि सही से सारी चीजों की 10 रुपए किराए उस वहाँ मिल रहा है, तो ये बोर्ड क्या कर रहा है? सरकार के नियंत्रण वाला बोर्ड क्या कर रहा है? उसका 10,000 किराया क्यों नहीं 10 रुपए के बजाय? जो सारी चीजें हम बात करें जो हिस्टोरिकल चीजें उनकी सही से जांच होकर तब पेश करना चाहिए बिल। हम तो कह रहे हैं अगर ये वक्फ बोर्ड इतना ही खराब है तो हिस्टोरिकल पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं आप? रूमी गेट पर क्यों जो है 50 लाख रुपए लगा करके 3 साल से बंद करके आप बनवाने गिरवाइए, उस पर बनवाइए सरकारी बिल्डिंग, दीजिए लोगों के कार्य में आवे। हम बेमतलब कूड़ा बटोर करके अपने हिस्टोरिकल कार्य उसको काय का हिस्टोरिकल भाई? कूड़ा है हिस्टोरिकल चीजें, बिल्कुल कूड़ा है, क्या मतलब है? शान है, लखनऊ की शान कहा जाता है रूमी गेट। तो भारत सरकार बनावे ना, मुसलमानों को उनका था उस पर क्यों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हो? उससे तो कुछ आ नहीं रहा है। आ रहा है कुछ भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को आ रहा है टैक्स आता है, अगर हम बात करें टैक्स आता है, लोग टूरिज्म बढ़ता है। लखनऊ में लोग दूर दूर से नवाबी चीजें देखने आते हैं, नवाबी चीजों का लुत्फ उठाने आते हैं। तो वो टूरिज्म का पैसा कहाँ जा रहा है? जहाँ टूरिज्म का पैसा आप बता रही हैं, आप जाइए, टूरिज्म का जितना पैसा आ रहा है वो पैसा के सरकार में आ रहा है, सरकार उसका उपयोग कर रही हो, तो राहुल फैमिली के वक्त में जा रहा है और उसका वो भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कहीं सदुपयोग करिए ना। हमको लगता है अगर ये जो हिस्टोरिकल चीज़ें आप बना दिए, ये सादत अली खां का मकबरा है, आपका बेजमहत महल पार्क है, बटलर पैलेस है, आप इसको तोड़िए ना, कॉलोनियाँ बनाइए, दफ्तर बनाइए, तोड़ देना चाहिए, ट्रेड सेंटर बनाइए। तोड़ देंगे तो बहस ही नहीं होगी। काहे के बहस किस बात की? ये भारत है, काहे का हुआ, काहे का जो है यहाँ शत्रु संपत्ति आप कब्जा करिए, जो शत्रु संपत्ति है पूरा हजरतगंज पड़ा हुआ, क्यों नहीं आप तोड़ करके बनाते इसको? कमर्शियल ट्रेड बनाइए, इसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाएंगी, बड़े बड़े ट्रेड सेंटर बन जाएंगे, रोजगार मिलेगा लोगों को। आप दीजिए, किराया लीजिए उनसे, आप उनको बेचना चाहें बेच दीजिए, क्यों नहीं करती सरकार? इसको केवल अफवाह उड़ानी है, पूरे देश में केवल वोट की राजनीति करनी है लोगों को। जितने भी चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, दोनों को इससे मतलब नहीं कि भारत के लोगों को ट्रेड मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा इस पर कोई बात करने के लिए तैयार है। बात सिर्फ इस बात की जाती है कि हमारा सत्ता कैसे चलेगा, हम सत्ता में कैसे आएंगे, हम सत्ता में कैसे बने रहेंगे, सत्ता की मलाई खाने के लिए। बस ये एक ही कारण है, बाकी और कुछ नहीं है। बड़े लोगों का ट्रस्ट है, बड़े लोग ना 30-40 करोड़ रुपए लगा करके जो विधायक MP बन रहा है वो तो राम नाम का माला जपने के लिए नहीं है, वो तो धन कमाने के लिए है। 30-40 करोड़ होगा तभी वो विधायक बनेगा ना। तो अगर 30-40 करोड़ से कमाना है तो ऐसे ही करते रहना है, जनता के हितों का ध्यान नहीं रखना है, जनता के दुखों का ध्यान नहीं देना। JPC को आप कितना जानते और कितना समझते हैं? देखिए, JPC का जो विपक्ष ने दिया था उसको वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो विपक्ष का मुद्दा था उसको रखा ही नहीं। मैं वक्फ के बारे में 3 बात बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, वक्फ जो है वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। आर्टिकल 14, 15 और 29 का ये वायलेशन है, टोटल वायलेशन है। आप जो लिमिटेशन एक्ट बना रहे हैं वो हिंदू प्रॉपर्टी में क्यों नहीं है, सिख के प्रॉपर्टी में क्यों नहीं है, क्रिश्चियन के प्रॉपर्टी में क्यों नहीं है, सिर्फ मुस्लिम के प्रॉपर्टी में क्यों है? आप बताइए, संविधान क्या कहता है? संविधान ये कहता है कि कोई भी जज अपने मामले में निर्णय नहीं दे सकता है। यहाँ कलेक्टर होगा, मेन कलेक्टर किसका आदमी है? गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट और वक्फ में कितने प्रॉपर्टी, करोड़ों के प्रॉपर्टी है। जब आप सरकार का वहाँ कलेक्टर बैठेगा तो वो निर्णय क्या देगा? चोरी करेंगे आप बोल रहे हैं नॉन हिंदू नहीं रहेगा, क्यों? हिंदू एबंडमेंट बोर्ड है, उसमें जो हिंदू है, सिख, जैन और बौद्ध, उनको भी सम्मिलित नहीं कर रहे हैं आप अपने बोर्ड में। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें तो सनातनी धर्म सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है JPC में। सारी बैठकें जितने भी सरकारी चीज़ें सबसे ज़्यादा अगर हम कहें भाजपा या RSS के ही लोग हैं उसमें। अगर हम अपने पार्टी की बात करें तो उसमें से कई मतदान भी कम किए गए हैं, उसमें से 44 में से 14 संशोधनों को पास किया गया। देखिए, उसमें एक आतंकवादी भी हैं, आपको पता नहीं है, पता कर लीजिएगा। आतंकवादी कौन है आप ही बता दीजिए। आप बताएं कि आप पता करिएगा। अरे आप ही ने बोला, आप ही में एक मुस्लिम आतंकवादी को भी रखा गया है, वो क्रिमिनल भी है। आप ही बता मैं दीजिए। ये कुछ नहीं बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा कि वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड मुस्लिम का है। मुस्लिम चाहे अपने मर्जी से कोई भी दान करता है, वो हॉस्पिटल के लिए करता है और अपना पढ़ाई के लिए वक्त तो सरकारी है। कहाँ सरकारी? वक्त सरकारी नहीं है, यही आपको नहीं। वक्फ है मुस्लिम का अपना प्रॉपर्टी, वो अपने हिसाब से किसी को भी कर सकता है वक्त, ठीक है? उसको ये ख़त्म कर। अरे भाई, हिंदू एबंडमेंट बोर्ड भी है, क्रिश्चियन का भी है। लिमिटेशन एक्ट जो पारित कर रहे हैं वो ना हिंदू के प्रॉपर्टी पे लागू होता है, ना सिख में लागू होता है, ना ईसाई में, सिर्फ मुस्लिम में लागू होता है। ये गलत है। इस तरीके आप देखिए, जो ऐसा नहीं है, ये लोग बोलते हैं कि वह जो में हाथ रख देगा वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, कतई नहीं होगी। उसका सर्वे करता है, कौन करता है?
कमिश्नर करता है। कमिश्नर कहाँ से अपॉइंट होता है? गवर्नमेंट से अपॉइंट होता है। उसके बाद नोटिफिकेशन होती है, उसके बाद गजट बनता है, गजट बनता है, पूरा गवर्नमेंट का प्रोसीजर है। सिर्फ ये एक इनका जो मुद्दा है 370 यूसीसी वक्फ बोर्ड, असल में ये क्या करना चाहते हैं? ये वक्फ की प्रॉपर्टी हजम करना चाहते हैं। एक बार मुस्लिम की प्रॉपर्टी हजम करेंगे, फिर मंदिर की प्रॉपर्टी हजम करेंगे, फिर सिख की प्रॉपर्टी हजम करेंगे, फिर क्रिश्चियन की प्रॉपर्टी हजम करेंगे। ये सरकार जो है वो सिर्फ व्यापारी है। जब जब राजा व्यापारी होगा प्रजा भिखारी होगा। आज प्रजा भिखारी हो गया है क्योंकि राजा व्यापारी है। राजा को हटाना पड़ेगा। गरीबों के लिए 140 करोड़ लोगों के लिए कटोरा बन रहा है पकड़ा के बैठाने के लिए। इनके पास काम कुछ नहीं है, रोजगार नहीं है, मुद्दा कुछ नहीं है। मुद्दा ये है अमेरिका में जाके बेड़िया लगा के तुम लिया है अपने आदमियों को। आज तक हमारे हिंदुस्तान में बेड़िया पहन के कोई नहीं आया था। आपको बता दे रहे हैं, यही 2013 में हमारी दिव्यानी जो थी राजनायक, उनको हथकड़ी पहना दिया था, स्ट्रिप जांच हुआ था। राहुल गांधी ने मंत्रिमंडल, अमेरिका के मंत्रिमंडल से बात नहीं की थी, प्रतिनिधिमंडल को भगा दिया था। मनमोहन सिंह ने एम्बेसी की जांच की थी अमेरिका, कई सुविधाएं बंद कर दी थी। एम्बेसी जो स्कूल है अमेरिका का, उसमें जांच किया था, बाद में अमेरिका को माफी मांगना पड़ा था। यही इंदिरा गांधी है। जब हम यानी कि जो मौजूदा सरकार है वो कुछ नहीं करती है। बता रहे हैं ये इंदिरा गांधी क्या की थी। जब बांग्लादेश को मारी थी, पाकिस्तान, अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से जाके हिंद महासागर में 7वां बेड़ा ला के खड़ा हो गया था। तब इंदिरा गांधी ने कहा था 7वें बेड़े नहीं, तुम 70वां बेड़ा ले आओ। हिंदुस्तान किसी से डरता नहीं। आज इनकी बोलती बंद हो रही है। यानी कि ये मौजूदा जो सरकार है, जो पड़ोसी कंट्री है, उसमें से कुछ जो गलत करती भी है, कोई ना हम या अगर हम बात करें ना कोई विरोध में प्रदर्शन करती, जाकर और हाथ मिला रही है। इनको देखिए, कोलंबिया ने एकदम छोटे से राज्य हैं, उन्होंने वापस करवा दिया अमेरिका का। 5 करोड़ उनकी आबादी है। वो बोला मेरे आदमी को हथकड़ी नहीं डाल के बुला सकते हो, हम जेट लेके जाएंगे, खुद सम्मान से लाएंगे अमेरिका को। अमेरिका वापस लेके उतरने नहीं दिया प्लेन, फिर अपना प्लेन लेके गया, अपने लोगों को सम्मान के साथ। यानी कि जैसा कि कोलंबिया ने किया, वैसे हिंदुस्तान में भी होना चाहिए। हिंदुस्तान को जेल के उसमें भेजा है मोदी जी ने। जब यहाँ उतरा चंडीगढ़ में, उसके तुरंत ही बाद, अगर हम बात करें उसके तुरंत ही बाद, हफ्ते भर बाद, आज अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग कर रहे हैं। पर ये एकदम ट्रेड को लाने की बात है। राहुल गांधी जैसा आदमी चाहिए जो अमेरिका प्रतिनिधिमंडल ने बात नहीं किया, एम्बेसी की जांच करा दी। हिम्मत है? नहीं है। सिर्फ ये व्यापारी लोग हैं हूँ करने वाले, और कुछ काम नहीं करने वाले। ये लोग सिर्फ व्यापारी लोग हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी ये भाई साहब कह रहे की बात, तो मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड है जो फैमिली ट्रस्ट कहलाता है, और हिंदुओं के लिए भी है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब हिंदू अविभाजित परिवार है जिसमें फैमिली ट्रस्ट होते हैं। जैसे हमारे ग्रैंडफादर से या हमारे फादर से जो प्रॉपर्टी है जो हमने नहीं परचेज करी है, उसमें हमारी पत्नी, हमारे बेटे, हमारे पोते, सबका समान अधिकार होता है। तो दोनों जगह है, और इन दोनों को कंबाइंड कर देना चाहिए एक जगह। सबके लिए एक ही कानून बना देना चाहिए। जो फैमिली ट्रस्ट किसी भी जात समुदाय के लोग हैं, उनको कंबाइंड एक देश एक कानून बना देना चाहिए उसमें, और बेहतर तरीके से। अभी कहा कि जैसे कि भाई साहब ने कहा कि राजा जो है सिर्फ व्यापार करता है और जनता जो है वो सिर्फ कटोरा लेकर। राजा व्यापार नहीं करता है। जब राजा व्यापारी हो जाए या व्यापारी राजा बन जाए, तब ये उन्होंने कहा है कि राजा का काम व्यापार करना नहीं है, राजा का काम सर्व कल्याणकारी, राज कल्याणकारी है। और राजा का परिवार जो होता है, उस राज्य के रहने वाले हर प्राकृतिक अप्राकृतिक चीज़ें जो हैं सब उसके परिवार हैं, और उनका समान संरक्षण करना ये राजा का कर्तव्य। समान संरक्षण करना उनका काम ही है। जेपीसी पे विपक्ष लगातार हमलावर होता रहा, तीखे मुद्दे और बहस छिड़ती रही है, उसको कैसे देखते, किस नजरिए से? देखिए, जेपीसी में जो है विपक्ष के जो सलाह दिए गए थे, जो विचार आए थे, उसको तो इन लोगों ने नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग निरंकुश हो गए हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं, लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, प्रजातंत्र को नहीं मानते हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। जैसे नहीं होता कि निरंकुश शासक हो जाना, तो वही काम कर रहे हैं। तो जेपीसी का अगर विपक्ष ने विचार दिया था, उस विचार को उस पर रखते और उस पर विचार करते कि ये विपक्ष का जो विचार आया है, चूँकि वोट परसेंटेज में आज भी विपक्ष ज़्यादा है, भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जितना विपक्ष के पास वोट है उतना जो सत्ता में है इस समय जो सरकार चला रहा है उसके पास नहीं है। तो बात को मानना चाहिए था। लेकिन ये जो सरकार है
माननीय मोदी जी की, वो निरंकुश सरकार है। निरंकुश सरकार है। विपक्ष बार बार ये कि असहमति से रिपोर्ट पेश की गई। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी कहना रिपोर्ट दोबारा पेश की जाए और सही से जांच होकर पेश की जाए। फिर जेपीसी कमेटी किस लिए बनाए? अगर खड़गे जी कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। अगर मेरे विचार मांगे गए और उसको एकदम नकारा साबित कर रहे हैं आप, तो ये गलत है ना। पुनः उस पर विचार होना चाहिए, नहीं तो असंवैधानिक तो करार घोषित होगा। हम 50 लोगों की टीम बनाए और मात्र जो है 10-15 लोगों के विचार को लेके और बना दिए और लोगों के किनारे कर दिए, उनकी बातें नहीं सुन रहे हो तो क्या है? ये एक तरह से मनमानी है, तानाशाही है। तो ये है, जहाँ तक अभी अमेरिका की बात आ रही थी कि भारतवासियों को हाथ में हथकड़ी पैरों में बेड़िया लगा के भेजा गया और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना है, विश्व में डंका बजता है, विश्व गुरु बन रहे हैं, तो गए हैं ना ट्रंप के यहाँ मिलने और मिले भी हैं, लेकिन इस पे नहीं बात की। चूंकि ये कर्ज अडानी पर भी चुप रहे जब उन्होंने पूछा कि अडानी पे भी नहीं बोले, कहे वो व्यक्तिगत मामला है, जबकि ये सारा खेल माननीय प्रधानमंत्री जी का परोच है। तो आप ये बताइए कि जिस देश के प्रधानमंत्री देश पे इतना कर्जा ले लिए हैं विश्व बैंक से, तो बोलेंगे क्या? देश तो एकदम बिकने के कागार पे है। अगर ये प्रधानमंत्री जी अगर 56 इंच का सीना था तो कर्जा को कम करना चाहिए। सबसे पहली बात है, जो देश पे कर्जा बढ़ता जा रहा है उसको कम करिए, तब ने आप सीना तान के बोलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे विचार हैं, दिल से अच्छे उद्गार आते हैं, लेकिन कर में भी वैसा करिए ना। अगर हमको कोई कर्जा दिया रहेगा तो हमको जो कर्जा दिया है वो हमें गुलाम बनाने की कोशिश करेगा। जैसे प्राइवेट आदमी के यहाँ कोई दुकानों पर काम करता है, अगर वो भेजा कि 4 बाग जाओ और 4 बाग नहीं पहुंचा, हुसैनगंज पहुंचा, तब तक वो कहेगा वहीं से उतर जाओ टेम्पो से, अब तुम्हें निशादगंज जाना है, वो तुम्हें उतर जाएगा, निशादगंज की तरफ जाएगा। तो वही हो गया। अमेरिका इस समय हावी है प्रधानमंत्री जी पे, लेकिन प्रधानमंत्री कि आपको सीधा सीधा कहना है जो हमारा पड़ोसी देश है वो कंट्रोल कर रहा है प्रधानमंत्री को, उनके डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री को कंट्रोल कर रहे हैं। अरे एकदम कर रहे हैं। अगर ऐसी बात न होती तो प्रधानमंत्री जी अपनी बात को रखते कि ठीक है मेरे देश के लोग गलती से आपके यहाँ आ गए या डंकी वीजा से आ गए, आप मुझसे बात करते। सुनिए, वीजा से नहीं, जो लोग गए हैं पंजाब से उनका साफ तौर के 40-50 हज़ार रुपए लोन लेकर जा गए हैं, वहाँ पर बाकायदा पासपोर्ट के साथ गए, उन लोगों का कहना है। अब चाहे जैसे गए हैं, लेकिन अगर हिम्मती आदमी, साहसी आदमी है, धैर्यवान आदमी है, तो उस देश के जो है राष्ट्रपति से बात करता कि हमारे लोग गए हैं, अगर आप भेजना चाह रहे हैं तो मैं हवाई जहाज भेज रहा हूं, उसमें भेज दीजिए। हाँ, जैसे सऊदी और दुबई में मेरे यहाँ के लोग काफ़ी जाते हैं, तो वहाँ के लोग एक लाल स्याही से खुरुच मार देते हैं, यहाँ की भाषा में वो लोग कहते हैं खुरुच मार दिया पासपोर्ट पे, और उसके बाद वो खुरुच मार के किसी जो प्लेन पे बैठा देते हैं, वो भारत आ जाते हैं, लेकिन हाथ में हथकड़ी नहीं लगाते, पैरों में बेड़ियां नहीं। इसके मतलब देश के प्रधानमंत्री जी इतने निरीह हो गए हैं, इतने लाचार हो गए हैं कि अपनी बात को सम्मान से रख नहीं पा रहे हैं। ये देश का अपमान है। ये देश के प्रधानमंत्री जी, आप तो प्रधानमंत्री हैं, आप कहीं भी जाएंगे तो प्रधानमंत्री का तो सम्मान करना, एक राष्ट्राध्यक्ष को और एक राष्ट्राध्यक्ष सम्मान करेगा, लेकिन आप देश का जो बदनामी करा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि आपको शर्म आना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी, आप केवल कहते हैं ना कि मेरा डंका बज रहा, मैं विश्व गुरु है और सब कुछ है, तो ये केवल दिखावा कर रहे हैं आप। अच्छा, सिर्फ दिखावा हो रहा है। प्रधानमंत्री जो टूर कर रहे हैं, जो विकास हो रहा है इंडिया, अगर हम भारत की बात करें, ये तो सब दिखावा है। तू इधर उधर की बात न कर, ये कारवा क्यों लूटा, ये तेरी रहबरी का सवाल है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इधर उधर मत घुमाइए। अगर भारतवासियों की ये अपमान हुआ कि हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल के अगर भिजवाए जा रहे हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि ट्रंप से कहना चाहिए था आप हिंदुस्तान या भारत को क्या समझ लिए। आप मुझसे बात करते, अगर मेरे मित्र थे, ठीक है, मित्रों में थोड़ा सा दुराव होता है, थोड़ा बहुत वो होता है, मनमुटाव होता है, लेकिन इतना बदनामी नहीं होना चाहिए, इतना अपमानित नहीं करना चाहिए कि सामने पड़े तो बोल न पाए। अमेरिका से, ट्रंप से कहना क्या चाहिए। अब अगर हम बात करें प्रधानमंत्री अमेरिका के अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, उनसे मनभेद है या कहीं डरते हैं उनसे वो बात कहने में, जो दोस्ती का हाथ बढ़ रही है दोस्ती, वो टूट ना जाए? देखिए, अब तो डर ही रहे, ऐसा लगता है जैसे गीदड़ नहीं होता, कभी कभी अपने को हिम्मत दिखाता कि हम बहुत बड़े हैं, लेकिन वो शेर नहीं होता, गीदड़ होता। अगर शेर होते तो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने कहते क्यों जी ट्रंप कैसे भेजे हमारे यहाँ भारतीयों को हथकड़ी और पैरों में बेड़िया लगा के,
शर्म आनी चाहिए। इधर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो, उधर पीठ में छुरा भोंकते हो। मेरे हिंदुस्तानी मुझे क्या समझेंगे, मेरे भारत के नागरिक मुझे क्या समझेंगे कि मेरा शेर वहां गीदड़ बना हुआ है। तो हम लोग तो प्रधानमंत्री जी का जय जयकार करते हैं और पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की 2-2 बार सरकार बनाए। ठीक है, आपकी 240 सांसद हैं आपके, लेकिन आपको वही तेवर दिखाना चाहिए था जो भारत में चिल्लाते हैं कि मुझे पूरा विश्व देखता है, पूरा विश्व सम्मान करता है। ये गलत हुआ। हम जेपीसी पे वापस आ जाते हैं। आ जाइए JPC क्या समिति को दोबारा से रिपोर्ट पेश करनी चाहिए कि नहीं? अगर सारे भारतवासियों का विचार लेना है तो जेपीसी को पुनः से पुनर्जीवित करके सबकी राय लेनी चाहिए कि क्या होना चाहिए। चूंकि विपक्ष भी एक जीता जागता वो है कि जनता की आवाज़ को वहाँ मुखर होकर कहता है। तो अगर जनता की आवाज़ को आप नहीं सुनेंगे तो फिर आप तानाशाह हो गए, तब लोकतंत्र नहीं बचा, संविधान नहीं बचा। और वैसे भी लोग कह रहे हैं कि ये जो है लोकतंत्र हत्यारी सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है और संविधान हत्यारी सरकार है, संविधान को न मानने वाली सरकार है। तो उस चीज़ को देखते हुए इनको सारे लोगों को विचार लेना चाहिए। ठीक है, कुछ परसेंटेज अगर कहीं कमियां हो तो उसमें संशोधन करिए, स्वागत है। चूंकि सरकार का काम है संशोधन करना, तो संशोधन आप मतलब 44 में से 14 की सिर्फ मंजूरी कर देनी, ये तो वही बात हो गई जिसकी लाठी उसी की भैंस। देखिए, वो संशोधन कर रहे हैं तो मनमानी कर रहे हैं ना। हमारे विचार लीजिए, अगर 50 लोगों की टीम बनाए आप उनके विचार लेने के लिए, तो सबका विचार लीजिए, उसमें से जो अच्छे हैं केवल विपक्ष मान के ना करिए। हम सत्ता पक्ष का भी सम्मान करते हैं कि हाँ ठीक है, जो अच्छे विचार हैं उसको लागू करिए, लेकिन जो उनके अच्छे विचार हैं उनको भी लीजिए, उसमें समाहित करिए। दोनों की बात रखनी चाहिए, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष। भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है और विसंगतियों में एकता है। हम लोग सारे अनेकता में एकता वाले हैं, हम लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं। आप केवल कहते हैं 20% हमारा क्या कर लेंगे, हमारा 80% है, लेकिन 20% का डर 80% से दिखाते हैं और 80% का डर जो है 20% को दिखा के आप शासन करना चाहते हैं। शासन करिए, उससे भी हमें वो परहेज नहीं है, लेकिन शासन अच्छे तरीके से करिए, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार की भी व्यवस्था करिए, केवल घुमावदार मत करिए। केवल घुमावदार ना करिए। शिक्षा क्या जो अल्पसंख्यक को भी 80% सनातनी है, जो अब जैसे भाई साहब ने कहा कि उन पर राज करना चाहते हैं, वो उन पर राज करते हैं। जो मौजूदा सरकार है क्या आपसी भाईचारे को ख़त्म करने के काम कर रही है? मौजूदा सरकार तो 10 साल पहले भी थी, 5 साल पहले भी तो थी। तो क्या जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी तो क्या ये इनको ख़त्म नहीं कर देना चाहिए था? कि जब अब 4 गोड़ पैर की सरकार हो गई है तो अब ख़त्म करने चले हैं। यानी कि जो विपक्ष जो असहमति का आरोप लगा रहा है कि असहमति से जेपीसी का गठन बता रहे हैं। जेपीसी में रिपोर्ट पेश की गई है और मल्लिकार्जुन खड़गे उनका विरोध कर रहे हैं, संवैधानिक बताकर दोबारा रिपोर्ट पेश करने की बात कर रहे हैं। देखो, हमारे देश का प्रधानमंत्री लायक नहीं है। तो क्या बना देना चाहिए? अपने आप को अमेरिका के समक्ष गिरवही रख लिए हैं प्रधानमंत्री जी, वही रख लिए हैं, फिर वही हो गए हैं प्रधानमंत्री जी। और ना हो गए होते तो हमारे देश के लोग के बढ़िया लग करके ना आते अमेरिका से यहाँ। यानी कि सीधा से अगर जब गए तो ये सवाल जरूर उठना चाहिए, कैसे हथकड़ी लगाकर आपने भेज दिया? कि बोलती बंद हो गई, बोल नहीं पाए ट्रम्प के सामने, डर रहे थे कि पता नहीं अमेरिका से वापस आ पाए कि ना आ पाए भारत। अमेरिका से वापस आ पाए ना, मतलब खबर भी आई थी कि हमला होगा उनके एयरक्राफ्ट पे। हमला नहीं, ये लग रहा था कि इनको बंदी बना लेगा, लेकिन उसकी सब शर्तें इन्होंने मान लिया। जो जो उसने डील किया उसको पूरा मान लिया कि हाँ ठीक है हम राजी हैं, तब जा करके वहाँ से आए हैं अमेरिका से, नहीं तो अमेरिका से वापस ना आ पाते। अच्छा, अमेरिका से वापस ना आ पाते? बिल्कुल ना आ पाते भाई। जेपीसी पर क्या कहेंगे? जेपीसी इनको उसको करना ही नहीं है, ये तो खाली पोपट ताकि मलाई खा रहे हैं। जब सत्ता अब इनकी जाने लगी है तो ये पोपो डंडा कर रहे हैं, इनका पोपो डंडा करना काम है। जब 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार थी तब क्या ये आलू छील रहे थे बैठ करके, क्या चाकू से? जब 10 साल की सरकार थी तो क्या आलू छीले? तब प्रोपेगेंडा फैलाने का काम है लखनऊ की जनता, ये कह रही है। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नई खबर के साथ। कैमरा पर्सन मोनू, मैं उजला, शी न्यूज़, लखनऊ।